हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यूथ कमिशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक ऑफिशियल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप सबको पता है कि हम लोग वीडियो री एग्जाम के लिए जो सामान्य जानकारी 3 वाला यूथ कमिशन टाइम्स की जो किताब निकली है, जिसमें सामान्य जानकारी से संबंधित प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व क्वेश्चन आपके डाले गए हैं। लगभग कितने क्वेश्चन उस बुक में, तो 3593 क्वेश्चन है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने उसी किताब से आपका प्राचीन इतिहास खत्म कर दिया है। ये आपकी किताब है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, मैंने रखा है पास में। ये आप किताब देख रहे होंगे, सामान्य जानकारी 3 अध्यायवार 3593 सॉल्व पेपर इसमें है। 3593 इसमें क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, तो वीडियो दी एग्जाम के लिए किताब रामबाण होने जा रही है। मार्केट में बहुत ज्यादा सेल भी है इस किताब की। तो हमारे पब्लिकेशन ने विचार किया कि इसको हम लोग वीडियो क्लासेस के रूप में भी पढ़ाएंगे, तो इसी का हमने प्राचीन इतिहास आपको पढ़ा के खत्म किया है। आज इसी किताब के अंतर्गत हम लोग मध्यकालीन इतिहास से जितने सवाल अब तक पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में आज जितने भी सवाल अब तक आपके आयोग ने पूछे हैं उस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको लगे कि आपका फायदा हो रहा है यूथ कमिशन टाइम्स साथ जुड़ के, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। जितने भी लोग आप सबके समक्ष या आप सबकी जानकारी में वीडियो का एग्जाम देने वाले हैं, उन सारे लोगों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा आप सब शेयर करिएगा। देखिए, पहला इसमें क्या है, अरब एवं तुर्की आक्रमण से संबंधित जो सवाल आपके पूछे गए उस पर चर्चा करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। तो एक बात याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय को ही आपका पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो पृथ्वीराज तृतीय को ही आपका पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ऑप्शन दिया 1471 में, 1191 में, 1391 में या 1061 में। तो कह रहा कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध था। ठीक है, क्या था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये आपका गोरी वर्सेस चौहान हुआ था। ठीक है, तो गोरी वर्सेस क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हुआ था। जिसमें कौन विजयी हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो आपके विजयी हुए थे। ठीक है, इस युद्ध में इन्होंने गोरी को हराया था। ये तो था प्रथम युद्ध। लेकिन इसी के जस्ट बाद 1192 में होता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध होता है। ठीक है, सेकेंड युद्ध होता है जिसमें गोरी विजयी होता है। ठीक है, तो गोरी इसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी जो है वो विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान को मात दे देता है। तो प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हारता है। लेकिन द्वितीय युद्ध जब होता है तराइन का, यानी 1192 ईस्वी में जो युद्ध होता है आपका तराइन का, उसमें वो क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। इस बात को आप सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। बताइए, भारत पर पहली बार किस मुस्लिम ने आक्रमण किया था, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। फिरदौस शाह ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने या महमूद गजनवी ने। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। लोअर तृतीय में सवाल आपका पूछा गया था कि भारत पर पहली बार आक्रमण किस मुस्लिम शासक ने किया है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे पहली बार आक्रमण किया है आपका 711 ईस्वी में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही आपका पहली बार आक्रमण किया था। तो जब भी आपसे सवाल पूछे कि पहली बार भारत पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था, तो आप 712 ईस्वी में आपका किसने सबसे पहले किया, तो अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सर्वप्रथम 712 ईस्वी में आपका क्या किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ये सिंध विजय की जो चर्चा है मोहम्मद बिन कासिम की, इसकी चर्चा आपको कहां पे मिलती है, चचनामा में मिलती है। ठीक है, तो चचनामा में इस बात की चर्चा मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आपका अरबों के नेतृत्व में सर्वप्रथम आपको इसी ने आपका आक्रमण किया था और दाहिर को प्राप्त किया था। सिंध का राजा उस समय कौन था, दाहिर था। इसने दाहिर को उस समय क्या किया था, परास्त किया था। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपके सामने है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि नालंदा आपका कब नष्ट हो गया था। ये आपसे सवाल पूछ रहा है 600 ईस्वी में, 980 में, 1200 ईस्वी में या 1527 ईस्वी में। बताइए, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहां पे स्थित था, ये आपका मगध में स्थित था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे था, मगध में था। यानी कहां पे है ये,
बिहार में आपका था, ठीक है। और ये नष्ट कब हो गया इस बात को आप सब जान लीजिए कि 1200 ईस्वी में ये आपका नष्ट हुआ था, ठीक है। कब नष्ट किया गया था? सन 1200 ईस्वी में इसको आपका नष्ट कर दिया गया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किसने नष्ट किया था? तो नालंदा को आपके बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको क्या किया गया था? नष्ट कर दिया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है। ये बख्तियार खिलजी कौन था? तो आप सबको पता होगा कि जो ऐबक है उसी का सेनापति था आपका बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था, ठीक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था वो था आपका बख्तियार खिलजी, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था 1200 ईस्वी में, ठीक। आगे बढ़िए, अगला जो देखने चल रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं अब तक आयोग के द्वारा यानी यूपी SSSC के द्वारा जो भी सवाल आए हुए हैं, और जो इस किताब में जो यूथ कमिशन टाइम्स की वॉल्यूम 3 है जिसमें सामान्य जानकारी के 3593 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चैप्टराइज करके सॉल्व किया गया है, उसी के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो सवाल पूछे गए उसको सॉल्व करने चल रहे हैं। चौथा सवाल आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? बताइए, सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया है? जब भी ये सवाल पूछे कि सबसे कम, तो खिलजी ने आपका किया है 1290 से लेके 1320 तक, यानी केवल 30 वर्षों तक शासन आपका खिलजी ने किया, ठीक है। और इसके बाद 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक किसने शासन किया है? तुगलक वंश ने शासन किया, ठीक है। 14 से 14 तक किसने शासन किया है? तुगलक वंश ने 94 वर्ष तक। तो इस बात को याद रखिएगा कि सबसे लंबा शासन अगर पूछे दिल्ली पर किसने किया है तो तुगलक वंश बताएंगे। कितने साल? 94 वर्ष शासन किया, 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक, ठीक है। तो 94 साल हो गया। पूछे सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया है तो खिलजी वंश ने किया है, 1290 से लेके 1320, यानी मात्र 30 वर्षों तक शासन आपका खिलजी वंश ने किया है। चलिए आगे बढ़िए, अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बताइए, दिल्ली का पहला सुल्तान किसको कहा जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली का पहला सुल्तान किसे कहा जाता है? जब भी ये सवाल पूछेगा तो याद रखिएगा कि दिल्ली का पहला सुल्तान आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी थी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में क्या रखा था? गुलाम वंश की नींव रखा था, ठीक है। गुलाम वंश की नींव रखा था, ठीक है। तो याद रखिएगा गुलाम वंश की नींव किसने रखा था? 1206 ईस्वी में। इसकी नींव जो रखने का काम किया है वो आपका किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। याद रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। मोहम्मद गोरी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और चीज जान लीजिए, जो आपका कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको बख्तियार काकी की याद में बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आपका कुतुब मीनार का नींव भी डाला था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुतुब मीनार का नींव डाला था, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसकी याद में? तो बख्तियार काकी के याद में डाला था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो कुतुब मीनार जो है वो बख्तियार काकी थे, एक संत थे, सूफी संत थे, उन्हीं के याद में आपका कुतुब मीनार आपका बनाया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और उसमें कुतुब मीनार को बनाने में कई शासक थे, जैसे नींव तो इसने डाली, फिर इल्तुतमिश ने भी उसको पूरा कराया, और बाद में उस पर फिरोज शाह तुगलक ने एक और मंजिल बनवाया था, यानी छठी मंजिल का निर्माण उसने आपका कराया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। कुबुतुल इस्लाम जो आपका मस्जिद है, ये भी याद रखिए, कुबुतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में, उसको भी आपका ऐबक ने बनाया था। और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था, ठीक है। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी के द्वारा बनाया गया। और दिल्ली में जो कुबुतुल इस्लाम मस्जिद है वो भी आपका किसने बनाया था? ऐबक ने बनाया था। तो याद रखिएगा कुबुतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? पहली बात तो ये जान लीजिए, ये मस्जिद आपका है दिल्ली में, ठीक है। तो कुबुतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे हो गया? दिल्ली में। निर्माण किसने कराया था? ऐबक ने। इसके अलावा
ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण भी कराया था अजमेर में। आगे बढ़िए, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो हमने बताया ये गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की नींव डाली थी। बाकी चीजें अभी मैंने ऐबक के बारे में आपसे चर्चा किया ही है। ठीक है, आगे, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बताइए, लौह और रक्त की नीति आपका किसने अपनाया था? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लौह और रक्त की नीति आपका बलबन ने अपनाया था। इसने आपका 1266 से 87 तक शासन किया था। कब से कब तक? 1266 से लेके 87 तक इसने क्या किया था? शासन किया था। और लौह और रक्त की नीति इसी के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, इसी ने ही आपका सिजदा और पैबोस प्रथा भी शुरू किया था। ठीक है, तो बलबन के द्वारा ही आपका सिजदा एंड पैबोस प्रथा भी शुरू किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो बलबन ने ही आपका सिजदा और पैबोस की प्रथा भी शुरू कराया था। इस बात का भी आप लोग अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये सवाल आपका कई बार पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया था? कई बार पूछता है ये सवाल। तो नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था? ये भी आपका बलबन ने ही शुरू कराया था। आगे बढ़िए, किसके शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर? तो इल्तुतमिश आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था? भारत में प्रवेश किया था या भारत में आपका आया था। ठीक है, ये कहां का निवासी है? कई बार पूछता है आपका। तो मोरक्को यानी अफ्रीकी निवासी है ये। ठीक है, याद रखिए ब्रैकेट में अफ्रीकी निवासी है। ठीक है, ठीक है, इब्ने बतूता ने ही अपना जो स्मृति लिखा है वो रेहला नाम से इसने रचना की है। ठीक है, तो रेहला किसकी रचना है? रेहला आपकी इब्ने बतूता की रचना है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि रेहला आपका इब्ने बतूता का ही रचना है। इसने रेहला नाम से ही लिखा है। ठीक है, इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन की यात्रा पर भेजा था। ठीक है, ये बातें भी याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक इसके बारे में, इब्ने बतूता के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की ही याद में आपका क्या बसाया गया था? जौनपुर शहर बसाया गया था। ठीक है, जौनपुर शहर बसाया गया था। इसका उपनाम क्या था? जौना खां नाम था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो उपनाम था वो जौना खां था। और इसी के याद में फिरोज शाह तुगलक ने आपका जौनपुर शहर बसाया था। ठीक है, तो जौनपुर शहर आपसे पूछे कि किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में पूछे तो जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बसाया था। इसके अलावा पूछे जौनपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जौनपुर शहर जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 1398 में इसने आक्रमण किया था। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के काल में इसने आक्रमण किया था। ठीक है, ठीक, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चीजें याद रहेंगी। तो तुगलक वंश का ये क्या था? अंतिम शासक था। तो ये भी सवाल पूछता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस सवाल से आपको 3-4 सवाल देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि तुगलक वंश का अंतिम शासन कौन था? तो याद रखिए नासिरुद्दीन महमूद था। फिर सवाल आपसे जो पूछा है कि तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 में। तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उस समय किसका शासनकाल था? तो ये भी याद रखिए नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था। आगे बढ़िए, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? बताइए, किस शासक ने भारत में आपका तुगलक वंश का नींव रखा था? तो ये आप सबको पता होगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए, गाजी मलिक के नाम से ये कब गद्दी पे बैठा है? 1320 में। ठीक है, तो 1320 में इन्होंने ये गाजी मलिक के नाम से आपका गद्दी पर बैठा। क्या नाम था इसका? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक आपका तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, तुगलक वंश का शासन था। और इसका अंतिम शासक मैंने अभी आपको बताया नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद था जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़िए, दिल्ली में अलाउद्दीन के शासनकाल की अवधि क्या है? तो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक आपका अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, बाजार नियंत्रण की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही आपका बाजार नियंत्रण की नीति लाई गई थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो 1296 से। इसके अलावा दिल्ली में
अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपका अलाई दरवाजा बनवाया था। कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, तो इसी ने दिल्ली में आपका अलाई दरवाजा भी बनवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछता है कि इसने गुजरात विजय कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात विजय किया है। कौन सी विजय किया है? गुजरात किया है। इसके बाद आपका रणथंभौर किया है और इसके बाद चित्तौड़ किया। ठीक है, रणथंभौर और इसी के बाद आपका क्या किया है? चित्तौड़ विजय किया है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो गुजरात विजय कब किया है? 1299 में किया है। ठीक है, रणथंभौर 1301 में किया है। चित्तौड़ कब किया है? तो 1302 ईस्वी में, 1302 या 3 में किया है, तो 3 मान लीजिए, 1303 में किया। ठीक है, तो ये क्रम ही आ जाता है गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ विजय का। तो इस बात को याद रखिएगा, गुजरात विजय 1299 में, रणथंभौर 1301 में और चित्तौड़ आपका 1302 में किया गया था। ठीक है, तो चित्तौड़ विजय कब हुई है? 1302 में, रणथंभौर 1301 में, गुजरात विजय 1299 में। सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंभौर और फिर चित्तौड़। आगे बढ़िए, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? बताइए, खिज्र खान जो था वो आपका किस राजवंश से संबंधित था? तो ये आपका खिज्र खान जो है, इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश ने, जिसने 14 से 1400 लेके 1414 से 1451 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, तो 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन आपका किसने किया था? सैयद वंश ने किया था। ठीक है, चलिए, तो इसी ने आपका तैमूर को भी काफी ज्यादा सहायता किया था। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक है? बताइए, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल था जो कब से कब तक था? तो 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक आपका सिकंदर लोदी का शासनकाल था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसी ने, सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे आगरा नगर की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। आगे बढ़िए, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो सवाल पूछे गए थे उस पर चर्चा करेंगे। नीचे आपके ये सवाल जहां जहां पूछा गया है वो सारी डेट आपको दी गई है, इस बात को याद रखिएगा। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को क्या कहा जाता था? बताइए, राय को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी विजयनगर के शासकों को नरपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दिया है, तुलु राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, तुलु राजवंश की स्थापना आपका किसके द्वारा किया गया था? तो वीर नरसिंह के द्वारा आपकी तुलु राजवंश की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, जिसने 1505 से लेके 1565 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 1505 से लेके 1565 ईस्वी तक इसने क्या किया था? विजयनगर पे शासन किया था और इसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। इस बात को आप सब क्या करेंगे? याद रखेंगे। आगे बढ़िए, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बताइए, तो विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी ये कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो भी महिलाएं थी वो आपकी कुश्ती में भाग लेती थी। इस बात को आप सब याद रखेंगे। ठीक है, 1336 से 1646, 1336 से लेके 1646 तक विजयनगर साम्राज्य आपका था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो हरिहर व बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। या विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी क्या की थी? नींव डाली थी। इस बात को आप सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य कौन सा एरिया है? तो कर्नाटक का जो हम्पी वाला एरिया है इस समय, यही हम्पी आपका उस समय विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, आगे बढ़िए, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, विजयनगर जो राज्य है ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना मैंने बता दिया कि हरिहर व बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा आपकी की गई थी। चलिए आगे बढ़िए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हरिहर राय भी दिया है और बुक्का राय भी दिया है, तो इसमें तो दोनों रहेंगे क्योंकि दोनों भाइयों ने मिलकर ही इसकी स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने 1326 में इसकी स्थापना किया था। इस बात को आप सब याद रखिएगा। आगे बढ़िए, सिख धर्म और भक्ति आंदोलन से संबंधित जो सवाल आपके पूछे गए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, उन सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन थे? बताइए, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के
प्रमुख अगुवाकारों में से कौन से थे? तो शंकराचार्य थे, कालिदास थे, स्वामी विवेकानंद थे या स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19 नंबर सवाल आपके सामने है। तो शंकराचार्य थे, ठीक है। इसके अगुवा कौन थे? शंकराचार्य थे। इन्होंने ही आपका अद्वैतवाद का सिद्धांत भी दिया है, ठीक है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, अद्वैतवाद का सिद्धांत आपका शंकराचार्य के द्वारा ही दिया गया था और यही भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकार के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये बात। चलिए आगे बढ़िए। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किसने किया था? बताइए, गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है उसको प्रमाणित किसके द्वारा किया गया? तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही क्या किया गया था? प्रमाणित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था प्रमाणित? 1706 ईस्वी में इसको प्रमाणित करने का काम किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। और यही सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु किसको कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। 1706 ईस्वी में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को रचना किया, या आप ये कहिए कि इसको प्रमाणित किया था, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना अगर पूछे तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना अगर आपसे पूछ ले किसने किया था, तो प्रमाणित गुरु गोविंद सिंह ने किया है। लेकिन अगर इसकी रचना पूछे किसने किया था, तो अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। अर्जुन देव के द्वारा इसी की रचना की गई थी। गुरु ग्रंथ को ही किस ग्रंथ के नाम से जानते हैं? आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। आगे, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? बताइए, किसकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में आपकी मनाई जाती है? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो गुरु नानक देव, जो कि सिखों के क्या थे? पहले गुरु थे। इन्हीं की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। सिखों के प्रथम गुरु यही थे, ठीक। सिखों के प्रथम गुरु किसको माना जाता है? तो गुरु नानक को सिखों का प्रथम गुरु माना जाता है और इन्हीं की जो जयंती है उसको हम लोग गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था, रावी नदी के तट पर, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए चलिए, दिया किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई तथा खालसा की नींव रखी थी? बताइए, खालसा की नींव कब रखी गई है? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1699 में उन्होंने खालसा की नींव रखी थी, ठीक है। तो खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा कब किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना किया गया था वो 1699 ईस्वी में किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़िए। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो जैसा मैंने आपको बताया, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के आखिरी या 10वें गुरु थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लंगर की परंपरा किसने आरंभ किया था? तो गुरु नानक के द्वारा ही आपकी लंगर की प्रथा आरंभ की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा आरंभ की गई थी? गुरु नानक के द्वारा ही आपका। चलिए आगे बढ़िए। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो हमने अभी आपको बताया कि इसको प्रमाणित करने का काम किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। लेकिन इसको संकलित करने का काम आपका किसने किया था? आदि ग्रंथ को ही संकलित करने का काम आपके गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। इस बात को आप सब क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और एक बात है कि यह भी पूछा था कि इनको फांसी किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था, ठीक है। जहांगीर के द्वारा ही इनको फांसी की सजा दी गई थी गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। तो 1606 ईस्वी में इनको फांसी दिया गया था। किसने? जहांगीर ने दिया था, इस आरोप में कि गुरु अर्जुन देव ने आपके खुसरो की मदद की है, ठीक है। तो खुसरो की मदद करने के आरोप में 1606 ईस्वी में इनको क्या दिया गया? फांसी दे दिया गया था, ठीक है। 1606 ईस्वी में फांसी दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा 1606 में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़िए। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? सवाल ही पूछ लिया। तो जहांगीर के आदेश पे उनको 1606 ईस्वी में फांसी दी गई थी। किस आरोप में? कि खुर्रम की मदद किया है, ठीक है। खुर्रम के मदद करने के आरोप में, खुर्रम के मदद के आरोप में इनको क्या किया था?
फांसी दे दिया था, किसने? जहांगीर ने। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़िए, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है, रामानुज को, मध्वाचार्य को या रामदास को। 27 नंबर सवाल आपके सामने है। तो ये जो दिया जाता है आपका रामानंद को दिया जाता है। ठीक है, तो रामानंद ही थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को अच्छे से चलाया था। 28 नंबर सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 1333 इब्ने बतूता भारत पहुंचा, 1506 गुरु नानक का जन्म, 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, 1498 वास्को डिगामा कालीकट में आए। कह रहा है इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? 28 नंबर सवाल आपके सामने है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये देखिए 1506 दिया है, जबकि इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था, रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान में यह गांव स्थित है, वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इसमें से सुमेलित आपका यही नहीं है। इब्ने बतूता भारत कब पहुंचे? 1333 में। मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया 1290 में। 1498 में वास्को डिगामा कहां आया? कालीकट में आया। बाकी तीनों सही है, बी वाला ऑप्शन इसमें मेल नहीं खाता है। ठीक, आगे, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है कि बीजक की रचना किसके द्वारा की गई है? कबीर दास के द्वारा की गई है। आगे बढ़िए, मुगल काल से संबंधित सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संगमरमर पर पित्रा डूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो पित्रा ड्यूरा का जो काम है ये आपका शाहजहां के समय में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। तो शाहजहां ने ही पित्रा ड्यूरा का काम सबसे पहले स्टार्ट किया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग आपका शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका पित्रा ड्यूरा है, इसका उदाहरण आप देख सकते होंगे एतमादुल्ला का जो आपका मकबरा है। ठीक है, एतमादुल्ला का मकबरा आप देख सकते होंगे या ताजमहल देख सकते होंगे। तो ये ताजमहल वगैरह किसके उदाहरण है? इसी पित्रा ड्यूरा के उदाहरण है। ठीक है, शाहजहां ने इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। आगे देखिए, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर की समाप्ति के बाद दोबारा से जजिया किसने प्रारंभ किया था? औरंगजेब ने प्रारंभ किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन का? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई है तो उस समय आपका मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो उस समय आपका अकबर का शासनकाल था। आप सबको पता है 1606 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया है। ठीक है, और उसी समय आपकी 1600 ईस्वी में क्या हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईसीआई, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1606 में हुई थी, मुगल सम्राट के शासनकाल में। आगे देखिए, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता? बताइए। तो राजा टोडरमल को दिया जाता है। ठीक है, राजा टोडरमल को भू राजस्व प्रणाली का पूरा श्रेय दिया जाता है अकबर के शासनकाल में। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। क्या नाम है इनका? राजा टोडरमल। ठीक है, चलिए, जब्ती प्रणाली की शुरुआत भी इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे जब्ती प्रणाली की शुरुआत कौन किया था, तो टोडरमल के द्वारा ही आपका जब्ती प्रणाली शुरू किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? बताइए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बिल्कुल ठीक है। कह रहा कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो आपका कह रहा टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में हुआ था। बताइए। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, यह भी आपका सही है। लेकिन पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुई थी, यह भी आपको क्या होगा? पता होगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी, याद रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तो अकबर एवं हेमू के बीच में आपका द्वितीय हुआ था। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। इस बात को भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। ठीक, और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब आपका सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो हल्दी घाटी आपका 1576 में हुआ था। चलिए,
आगे बढ़िए, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई आपका 1526 में लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो अकबर वर्सेस लोदी हुआ था आपका 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई। आगे बढ़िए, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के बीच में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़िए, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। ठीक है, फरीद था। तो रुपया चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? शेर शाह सूरी को दिया जाता है, और इसका वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? बताइए, इनमें से किसकी मृत्यु थी जो कि उसके पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिर के हुई थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु 1556 में दीन पनाह में स्थित, तो दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी 1556 में। आगे बढ़िए, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी और अकबर का युद्ध हुआ था 1526 में, इसी में अकबर ने इसको पराजित किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था? बताइए, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? जब आपसे ये पूछेगा कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया था, तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी ने किया था। नगर पूछेगा, ठीक है, आगरा नगर की स्थापना मैं बता रहा हूं, आगरा नगर की जब भी स्थापना पूछेगा तो आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। लेकिन यहां पे सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था? तो जब भी आपसे आगरा के किले का निर्माण पूछेगा तो अकबर बताएंगे, लेकिन आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी बताएंगे। माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन ये चीजें आप सब ध्यान रखिए क्योंकि यही सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो मुगल शासन में जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती थी वो कोतवाल के पास होती थी। आज के जमाने में भी आपके यहाँ कोतवाली होती है। ठीक है, तो कोतवाली जो होती है वहीं पे आपकी पुलिस रहती है। कोतवाली जैसे तहसील स्तर पे कोतवाली आपकी लगभग देखी जाती है। ठीक है, तो कोतवाली का काम क्या होता है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, तो ये आपका तब से चला आ रहा, मुगल के समय में ही आपके कोतवाल होते थे जिनका काम होता था कानून और व्यवस्था बनाए रखना। आगे बढ़िए, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पे है? आपका बिहार में है। इस बात को आप सब याद रखिएगा। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपका बिहार राज्य में सासाराम में है। ठीक है, आगे बढ़िए, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखा है, बाबरनामा। लेकिन वैसे याद करिएगा कि मुगलों का जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। ठीक है, तो मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। लेकिन बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में लिखा। इस बात को याद रखिएगा। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा? बताइए, तो 1605 से लेके 1627 तक। 1605 में आपकी किसकी मृत्यु हो जाती है? अकबर की मृत्यु होती है। तो 1605 से लेके 1627 तक भारत में जहांगीर का शासनकाल था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है जहांगीर का मकबरा कहां पे है? तो याद रखिएगा, जहांगीर का जो मकबरा है, जहांगीर का मकबरा कहां पे है? लाहौर में है। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है। इस बात को आप सब याद करिएगा। ठीक, चलिए आगे, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो 1858 में बहादुर शाह को जब विद्रोह हुआ था, 1858 का स्वतंत्रता विद्रोह, तो उसी में आपका इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और कहां भेज दिया गया था? रंगून की जेल में। यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1862 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन सा था? याद करिए, पहला कठपुतली मुगल सम्राट आपका कौन सा था? जहांदर शाह लंपटमुर, बहादुर शाह जफर, या फरुखसियर, या मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो जहांदर शाह को ही आपका लंपटमुर कहा जाता है और इसी को पहला आपका कठपुतली मुगल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये कब बैठा था? तो 1712 से 1713 की ईस्वी तक इसका क्या था? शासन काल था। और इसको बैठाने वाला कौन था? इसका शासन करने वाला कौन था? तो जहांदर शाह था। ठीक है, जहांदर शाह का क्या था? जुल्फिकार खां था। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री जो था वो आपका था जुल्फिकार खां। ठीक है, कौन था? जुल्फिकार
खान इसका प्रधानमंत्री था और इसी की पूरी कठपुतली हो गया था जहांदर शाह। ठीक है, तो इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा भी दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। क्या कहा जाता है जहांदर शाह को? लंपट, लंपट मूर्ख। तो पूछता है कि लंपट मूर्ख के नाम से कौन फेमस था? जहांदर शाह। और रंगीला नाम से कौन फेमस था? तो मोहम्मद शाह जो है ये आपका रंगीला के नाम से फेमस था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? बताइए। तो शाहजहां ने किया था। ठीक है, मोर सिंहासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां के द्वारा की गई थी। इस बात को आप सब याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, शाहजहां के द्वारा की गई थी। बाद में ये जो कोहिनूर हीरा था इसे निकाल के नादिर शाह ले लिया जाता है। ठीक है, बाद में नादिर शाह ये कोहिनूर हीरा निकाल के लूट के लेके चला जाता है। ठीक है, कोहिनूर हीरा जो कि कहां है अभी? यही कोहिनूर हीरा आपके किसके पास है? ब्रिटिश के पास है। ठीक है, इसके अलावा इस मोर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? तो बेबादल खान ने किया था। ठीक है, बेबादल खां के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह भी सवाल कई बार पूछता है। ठीक है, इसके कारीगर कौन थे? तो बेबादल खान थे। आगे, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रहीम खान थे। इन्हीं को अब्दुल रहीम खाने खाना कहा जाता है। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खाने खाना कहा जाता है। ये बात आप सब याद रखिएगा। आगे बढ़िए। दिया कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल। ठीक है, 49 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? ठीक है, दिया कि अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ठीक है, राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। गलत है। अब्दुल रहीम खाने खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। ये भी सही है। मुल्ला दो प्याजा ये मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक था। राजा मान सिंह को दिया कि अकबर के वित्त मंत्री थे। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। औरंगजेब का पुत्र कौन था? बताइए। इनमें से औरंगजेब किसका पुत्र था? यह सवाल आपसे पूछ रहा। 50 नंबर सवाल आपके सामने है। तो औरंगजेब आपका शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। इस बात को आप सब याद रखिएगा। ठीक है, कब से कब तक शासन किया था? तो औरंगजेब ने आपका 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक आपका शासन किया था। ठीक है, औरंगजेब को ही आपका जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जजिया कर दोबारा किसने लगवाया था? तो औरंगजेब ने ही लगवाया था। चलिए आगे बढ़िए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच में? अकबर और लोदी के बीच में। ठीक है, याद रहेगा। तो अकबर वर्सेस लोदी 1526 और अकबर वर्सेस हेमू कब हुआ था? तो अकबर वर्सेस हेमू 1556 में हुआ था। आगे बढ़िए। इनमें से कौन सा मुगल शराब को छूता तक नहीं था? बताइए। तो औरंगजेब था जो इन सारी बुराइयों से दूर था। इसी वजह से ये चाहे जितना कट्टरवादी रहा हो लेकिन इसके अंदर जो बाकी गुण थे वो बहुत ही आला दर्जे के थे। इसी वजह से इसको जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर कहते हैं। और ये सरकारी रुपया एक भी नहीं लेता था। ये भी याद रखिएगा। औरंगजेब है वो सरकारी खजाने से कोई रुपया नहीं लेता था। इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। इस बात को आप सब याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी आपकी 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की क्या हुई थी? प्रथम संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही आपका इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र शाह आलम को मिल गया था और इसी ने ही आपके इलाहाबाद को राजधानी के रूप में यूज किया था। चलिए आगे बढ़िए। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। ये सब आप लोग जानते हैं कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। ठीक है, तो इस बात को आप सब याद रखिएगा कि अकबर का जो संरक्षक था वो आपका बैरम खान था। ये आप सबको पता होगा। ठीक है, अकबर का राजाभिषेक कब किया गया था? तो अकबर को गद्दी पे 1556 ईस्वी में बैठा दिया गया था। ठीक है, कहां पे बैठाया गया था? तो कालानार करके एक जगह है वहीं पे ये था और वहीं से इसको गद्दी पर बैठा दिया गया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब के कालानार में ये था। आगे बढ़िए। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन बैठाया गया? ये देखिए, कालानौर में बैठाया गया था। 14 वर्ष की उम्र में
कितने में? 1556 ईस्वी में इनको गद्दी पर बैठा दिया गया और इनका क्या कर दिया गया? राज तिलक कर दिया गया। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में आपका पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? बताइए। तो अजमेर के किले में मिला था। ठीक है, थॉमस रो जहांगीर से किस किले में मिला था? यह सवाल कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा किस किले में मिला था? अजमेर में। ठीक है, चलिए 1615 में मिला था, यह भी याद रखिएगा, 1615 ईस्वी में मिला था। ठीक, आगे बढ़िए। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो भूमि मापने की व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, भूमि मापने की व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो शेरशाह के द्वारा किया गया, और इसने ही सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? तो बदायूनी ने इनकी आलोचना किया। ठीक है, अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना किसके द्वारा किया गया? तो बदायूनी के द्वारा किया गया, इस बात को याद रखिएगा। आगे, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट जो है अनपढ़ था? तो अकबर जो है ये अनपढ़ था। ठीक है, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। आगे बढ़िए। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे? तो मैंने बताया कि जो शासन की देखभाल करते थे और कानून व्यवस्था देखते थे उनको कोतवाल कहते थे, और यही पुलिस बल के मुखिया होते थे। ठीक है, तो मुगल काल में कोतवाल ही पुलिस बल का मुखिया होता था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? बताइए। राणा अमर सिंह से एक समझौता किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह समझौता आपका जहांगीर के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था 1615 में। ठीक है, तो यह समझौता आपका 1615 में जहांगीर के द्वारा किया गया था। आगे, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद आपका अकबर का नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला से संबंधित जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 64 नंबर सवाल है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? बताइए। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 64 नंबर सवाल आपके सामने है। तो इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था, और दिल्ली में जो आपका लाल किला है, लाल किले का निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ये दोनों बातें याद रखिए कि जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है। ये दोनों बातें आप सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हम कह सकते हैं, यानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, जो कि उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आपका बुलंद दरवाजा बनाया गया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसके बाद करवाया था? तो गुजरात विजय के बाद ही आपका इसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1602 ईस्वी में। ठीक है, कब कर किया था? 1602 ईस्वी में। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। ताजमहल के सुलेखक कैलियोग्राफर ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। तो बताइए ताजमहल की रचना किसने किया और किसने आपका पूरा किया था? तो अमानत खान सिराजी के नेतृत्व में यह आपका बनाया गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? अमानत खान सिराजी था। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में आपका स्थित है? बताइए। तो वह लौह स्तंभ कौन सा है और कहां पे आपका स्थित है? तो कुतुब मीनार परिसर में आपका वह लौह स्तंभ स्थित है, जो बिना जंग लगे सदियों से इस परिसर में आपका क्या है? स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7.21 मीटर है। ठीक है, 7.21 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यह भी सवाल पूछ सकता, कुछ भरोसा नहीं है कि लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। तो 7.21 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह आपका कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पे है? तो अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? खिलजी ने करवाया था। यह आपका कहां पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1311 ईस्वी में
इसका निर्माण आपका करवाया गया था। चलिए आगे बढ़िए। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बताइए। तो चित्रकारी के लिए ये किस मुगल शासक के सहयोगी थे? 69 नंबर सवाल आपके सामने है। तो ये आपके हुमायूं के सहयोगी थे। ठीक है, चलिए आगे। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये आपका बनवाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। तो 1602 में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कहां पर है ये आपका? तो ये आपका है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ये आपका बुलंद दरवाजा स्थित है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है, पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल। तो ये पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में ही किसने बनवाया था? अकबर ने ही इसको बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में है। ठीक है, निषाद बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला आपका दिल्ली में है, और हुमायूं का मकबरा दे रहा कहां पे है? इलाहाबाद में है, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहां पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है, इलाहाबाद आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना भवन है। इनमें से कौन से राजा ने निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। इसको शुरू किसने करवाया था? तो इसकी नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, बख्तियार काकी के याद में। किसके याद में? बख्तियार काकी सूफी संत थे, उन्हीं के याद में आपका कुतुब मीनार बनाया गया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका पूरा नाम था। क्या नाम था इनका? नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था? तो लोग कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अपनी याद में। जी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में इसका निर्माण शुरू कराया था, जिसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया। बाद में क्षतिग्रस्त हो गया तो इसके दो तल और आपके फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट में बनवाए थे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, मध्यकालीन साहित्य और संगीत से संबंधित जो सवाल आपके पूछे गए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, ताकि ये पूरा पोर्शन आपका खत्म हो जाए। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता यानी तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सवाल कई बार पूछा है कि तूतिए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो तूतिए हिंद के नाम से आपका अमीर खुसरो को जाना जाता है। पूछ रहा है कि वह किसके दरबार में दरबारी कवि थे? बताइए, अमीर खुसरो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, 7 सुल्तानों का शासन देखा था। पूछता किसने और देखा था? तो 7 सुल्तानों का शासन अमीर खुसरो ने भी देखा था, और उन्हीं के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने भी देखा था। तो ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी कभी कभी पूछता है। तो एटा में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। ठीक है, तो खड़ी बोली के प्रणेता यही माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रणेता कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? बताइए, इनमें से कौन है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो अब्बास खान शेरवानी नहीं था, अमीर खुसरो भी था, जियाउद्दीन बर्नी भी था, और मिन्हास सिराज भी था। आगे, आईने अकबरी किसने लिखा? बताइए, आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई है? 76 नंबर सवाल आपके सामने है। तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की रचना की गई है। आगे बढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? बताइए, सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो बाल कांड इनका सबसे लंबा है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, इनका पूरा नाम क्या था? तुलसीदास दुबे थे भैया ये। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, तुलसीदास दुबे थे। ठीक, तो दुबे जी ने आपका रामचरितमानस लिखा है, ये भी याद रखिएगा। बालकांड इनका सबसे लंबा अध्याय है। ठीक है, तो कब लिखा ये आप सोच लीजिए कि ये मुगल कालीन थे। ठीक है, उस समय मुगलों का शासन था। 1600 के ईस्वी के आसपास आपका क्या लिखा गया है? रामचरितमानस लिखा गया। ठीक है, जिसपे बवाल होता रहता है, तो इसको दैवीय पुस्तक मान ली गई है। लिखा गया अकबर के शासन काल में, अकबर के बारे में कुछ नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बालकांड इनकी सबसे बड़ी रचना है
तुलसीदास दुबे जी का। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? बाबर नामा बाबर ने लिखा, बिल्कुल सही है आपका। हुमायूं नामा कह रहा हुमायूं ने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा, याद रखिएगा गुलबदन बेगम के द्वारा आपकी इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखा गया है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखा गया। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सी नंबर ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़िए, हुमायूंनामा के लेखक कौन से हैं? अभी बताया मैंने कि हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। ठीक है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? बताइए, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? 80 नंबर सवाल आपके सामने है। तो अकबरनामा की रचना आपके अबुल फजल के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? अबुल फजल के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए, तारीखे फिरोजशाही किसकी है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो तारीखे फिरोजशाही आपका किसके द्वारा लिखा गया है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़िए, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियां तानसेन को नियुक्त किया था। ठीक है, किसको नियुक्त किया था? तानसेन को। इनका नाम क्या था? तो भैया राम तनु पांडे थे ये। ठीक है, राम तनु पांडे ये थे भैया। ठीक है, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और मियां तानसेन बन गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अमीर खुसरो का जन्म क्या है? तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो एटा है। ठीक है, एटा है, इस बात को याद रखिएगा कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? एटा है, जो कि वर्तमान में कासगंज में आता है। अब यहाँ कासगंज भी दे दिया है, तो आज के हिसाब से कासगंज है, और जब इनका जन्म हुआ था तो वो जिला एटा था। ठीक है, तो एटा के नाम से मतलब वो प्राचीन एटा था, विभाजित हो गया तो एटा कासगंज अलग हो गया। आगे देखिए, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता? बताइए भैया, वाल्मीकि का अवतार किसको मान लिया गया है? 84 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ अवतार तो चाहे जिसको मान लीजिए आप। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास को भैया वाल्मीकि का अवतार माना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना गया है, इस बात को आप सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वाल्मीकि के द्वारा ही आपकी रामायण की रचना की गई थी। ठीक है, रामायण की रचना की गई थी। चलिए, याद रखिएगा। और तुलसीदास के द्वारा क्या किया गया है? रामचरितमानस लिख गया है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। तो चूंकि ये रामायण की रचना किए थे और ये रामचरितमानस की कर दिए, तो इस वजह से इनको क्या कह दिया गया? वाल्मीकि का अवतार बता दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, यहीं पे आपका ये समाप्त होता है। तो 84 क्वेश्चन आपके मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए थे। ठीक है, तो इस किताब में आपकी, जो किताब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप सबको पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट किताब है। ये किताब आप मेरे हाथ में देख सकते होंगे। कौन सी किताब है? यूपी SSS वीडियो के लिए सामान्य जानकारी 3 के नाम से ये किताब है। अध्यायवार सवाल पेपर है, इसमें आपको 3593 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस किताब का हमने आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाया था और आज आपका मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो गया। तो एक लेक्चर में प्राचीन पढ़ लिया, एक लेक्चर में मध्यकालीन इतिहास कर लिया। तो इसमें जितने सवाल थे, 84 सवाल थे मध्यकालीन इतिहास के, वो हमने आपको क्या किया है? सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो इसके आगे जो आपका आधुनिक भारत वाला है वो भी एक लेक्चर में जाएगा। उसमें 250 से 300 प्रश्न हैं। वो भी आपका एक लेक्चर में ही, चाहे 3 घंटे की क्लास हो या फिर 4 घंटे की हो, एक ही लेक्चर में अपलोड होगा। तो इसीलिए ये लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं, क्योंकि क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएंगी, एक बार में 4 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। तो वो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो ही जाएंगे, लेकिन 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। ये आपके लिए फायदेमंद होगा कि आपको एक ही बार में आपको प्राचीन इतिहास मिल गया, एक क्लास में मेडिवल आपको हिस्ट्री मिल गई, और मॉडर्न हिस्ट्री आपको अगले क्लास में पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा सहायक होने वाला। वीडियो एग्जाम की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। मान के चलिए 17-18 जून को आपका एग्जाम होना है, 1.5 महीने से भी कम समय है। हमारी ये तीनों सीरीज मार्केट में आ गई है। इस सीरीज को आप क्या करेंगे? मंगा लेंगे। इसी का आपका सामान्य जानकारी 1 के नाम से आपका रीजनिंग है, सामान्य जानकारी 2 के नाम से आपका हिंदी है, और सामान्य जानकारी 3 के नाम से आपका क्या है? ये आपका है। ठीक है, जो मेरे पास है वॉल्यूम 3। तो 3 वाला आप लोग ले लेंगे, उसी से पूरा का पूरा आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो अगर आप एक बार किताब पढ़ लेंगे और एक बार हमारे साथ यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, तो ये आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? फीड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही समझ में आया होगा। आप इसको पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। और आखिरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए, ताकि जो मॉडर्न इंडिया का वीडियो आने वाला वो भी आपको
प्राप्त हो सके। प्लेलिस्ट में आपकी सारी चीजें वीडियो वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी मिल जाएगा। ठीक, तो एंशिएंट मिडिवल आप वहीं से पढ़ सकते हैं। आगे जो भी वीडियो आएंगे उसी प्लेलिस्ट में आपके जुड़ जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।